YouTube के दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से एग्रो नॉलेज इनिशिएटिव सर्विसेज थ्रू एग्रोनॉमिक फ्रेटर्निटी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आज के डेट में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्यों ना हम भी आपके साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। और इसी को देखते हुए, इसी को सोचते हुए मैं आपके समक्ष एक नया शीर्षक, एक नए तरीके का जिसका शीर्षक है इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट। मतलब कि भारत की कृषि 75 साल के बाद कहां पहुंची, इसे कहां पहुंचना चाहिए था, क्या क्या किन किन क्षेत्रों में कृषि ने विकास किया है। खासकर यहाँ पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे उत्पादन के क्षेत्र में। कृषि से संबंधित जितने भी उत्पादन है उसके क्षेत्र में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने यात्रा की तरफ, इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट। और इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आपका ये है 1950 आजादी के 3 साल बाद की स्थिति, और दूसरा है हमारा 2021-22 आज की स्थिति। यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो 1950 की स्थिति है, और जो यहाँ पे लिखी है वो 21-22 की स्थिति। अब आप देखिए कि 1950 में जिस भूमि पे हम खेती करते थे, जो हमारे लिए एरेबल लैंड की उपलब्धता थी, वो थी 131 मिलियन हेक्टेयर, जो 2021-22 तक आते आते बढ़ करके 140 मिलियन हेक्टेयर हो गई। लगभग सेम मात्रा, बहुत ज्यादा हमारी खेती की जमीन की उपलब्धता में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। लेकिन उसी दौरान, उसी समय, मतलब 1950 से लेकर के 2021-22 तक जो हम अनाज उत्पादन करते हैं उसकी उपलब्धता में, उसकी उत्पादकता में 6.15 गुना की वृद्धि हुई। मतलब कि हम 51 बेगर थे, कभी हम भीख मांगते थे कि हमको खाद्यान्न दे दो। 51 मिलियन टन से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे पॉलिसी मेकर ने, हमारे किसानों ने, हमारे कृषि से जुड़े हर व्यक्तियों ने अपना बढ़िया से योगदान दिया, और 51 से हम 314 मिलियन टन आज पहुंच गए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व नहीं, अति गर्व की बात है कि हम 51 से 314 मिलियन टन तक पहुंच गए। इसी दौरान खाद्यान्न की सापेक्ष हमारे फल, हमारे सब्जियां, उनकी उत्पादकता में 13 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। जो फल और सब्जियां हम 1950 में 25 मिलियन टन उगा पाते थे, आज हम 333 मिलियन टन उगा रहे हैं। मतलब समझिए कि कितनी आशातीत सफलता हमने औद्यानिकी और सब्जियों में प्राप्त करी है। मिल्क प्रोडक्शन जो 1950 में 17 मिलियन टन था, आज 210 मिलियन टन हो गया। लगभग जितना हमारे फल और सब्जियों का उत्पादन में वृद्धि हुई है, उतनी ही वृद्धि हमारे मिल्क, दूध में हुई है। और सबसे ज्यादा अब तक एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर वृद्धि किसी की हुई है तो वो हुई है अंडे के प्रोडक्शन की, जो आजादी के समय, मतलब 1950 में, 1950 में जो हमारा वो था, प्रोडक्शन था अंडे का, वो था हमारा 1.8 बिलियन, जो आज 2021-22 में 68 टाइम ज्यादा होकर के 122 बिलियन हो गया। अब तक जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की है, सबसे ज्यादा अगर गुणात्मक वृद्धि हुई है किसी की उपज में तो वो हुई है हमारा अंडा। अब अंडे के अलावा देखते हैं कि और क्या क्या चीज में कैसे कैसे वृद्धि हुई है, कैसे कैसे हमारे किसानों, वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स ने उपलब्धता में वृद्धि करी है। तो अब देखिए, हनी, मधु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कृषि का, और स्वास्थ्य के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा है।
बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इसका यूज होता है। आयुर्वेद में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। हनी से कहते हैं मोटापा कम होता है, हनी एंटीबायोटिक का काम करता है, हनी आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब जरा सोचिए कि जब हम 1950 में हनी हमारे देश में नेचुरली उगाया जाता था या नेचुरल लोग निकाल लेते थे, कोई ऐसा वेल सिस्टमेटाइज हनी नहीं होता था, तब हम 7.7 थाउजेंड मतलब आप कहिए 700 टन हम मधु का प्रोडक्शन कर पाते थे। आज 2021-22 में जो 190 गुना इंक्रीज होकर के हमारा 133,000 टन पहुंच गया। समझिए, ये अंडे से ज्यादा है। अभी हमने बोला अंडे का सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर गुना इंक्रीज की बात करें तो हनी उससे भी ज्यादा है। तो हनी का हमने कहां से कहां पहुंचाया हमारे किसानों ने। इसी तरह मछलियों का प्रोडक्शन, वो भी 0.8 मिलियन टन था, जो कि 2050 तक आते आते 2021 तक आते आते 14.2 मिलियन टन हो गया। स्पाइस, इंडिया मतलब कहा जाता है इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्पाइसेस। इंडिया एक्सपोर्ट स्पाइसेस टू गल्फ कंट्री, several other country of the world. Now spices is infiltrating in other societies of the earth world except including Indians. तो देखिए, जब देश आजाद हुआ तो बहुत थोड़ी मात्रा में स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता था, लेकिन ये 550 गुना बढ़ करके आज सबसे ज्यादा हो गया। तो अब ये हनी से भी ज्यादा हो गया। मतलब अगर स्पाइसेस की बात करें तो 550 गुना हनी से भी ज्यादा इसकी गुणात्मक वृद्धि हुई है। शुगर केन हमेशा लड़ाई रहती है ब्राजील और इंडिया में, कभी ब्राजील आगे निकल जाता है, कभी इंडिया आगे निकल जाता है। लेकिन जो हमारा शुगर केन का प्रोडक्शन था वो था 1950 में 57 मिलियन टन, जो आगे बढ़ करके 431 मिलियन टन हो गया। इसमें भी हमने आशातीत सफलता प्राप्त की है। इसी तरीके से कपास, कपास को एक तरीके से हम कहें इंडिया इज द लैंड ऑफ कॉटन, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। और कॉटन इंडिया ने शुरू में, भारत ने शुरू से ही कपास में बहुत ज्यादा ध्यान था। और कपास जब हमारा देश आजाद हुआ तो मतलब एक तरीके से कहा जाए अंग्रेज हमारे देश में कपड़ों के व्यापार के लिए ही आए थे। तो कपास उसका उनका मेन जो मतलब अट्रैक्शन था वो कपास था। लेकिन देश जब आजाद हुआ तब हमारा जो कपास की टोटल उत्पादन था वो 3 मिलियन टन था, जो आज की डेट में 21-22 की डेट में 32 मिलियन टन हो गया, जो लगभग 10 गुना कपास की उपलब्धता या कपास की प्रोडक्शन हुई है। आगे चलते हैं कि और क्या क्या विकास हुआ है कृषि का। और आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आप सिर्फ उत्पादकता के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कृषि में उत्पादकता का ही विकास हुआ, लेकिन आज चूंकि हमारा विषय है कि नहीं, हम उत्पादकता के बारे में बात करेंगे। आयल सीड, कभी हम इम्पोर्टर हुआ करते थे, आयात करते थे हालैंड से, नीदरलैंड से, बहुत सारी बीच में हम ग्रो किए, अफ्रीकन कंट्री में आयल सीड ग्रो करते थे, फिर वहां से अपना मंगाते थे आयल सीड। अब आप देखिए, जब 1950 में देश आजाद हुआ तो आयल सीड 5 मिलियन टन था, जो आज की डेट में 32 मिलियन टन के आसपास हो गया। टोटल इंडिया में 9 आयल सीड उगाई जाती है, जिनको आयल सीड में रखा है 9 फसलों को, 9 है, सारी तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन जैसे कुछ है, ग्राउंडनट सबसे ज्यादा है, फिर रेपसीड एंड मस्टर्ड है, फिर नाइजर है, कॉटन सीड है, सनफ्लावर है, सैफफ्लावर है, सिसैमम है। तो ये सब हमारी आयल सीड में हम आती है। नॉन ईडेबल आयल सीड में आपका कैस्टर है, लिन लिनसीड है, ये नॉन ईडेबल आयल सीड में। इस तरीके से आयल सीड में भी हमने करीब 6 गुना ज्यादा वृद्धि करी। अब आइए हमारे पैसे में, हमारा जो आउटपुट था, जो एग्रीकल्चर से हम पैसा कमाते थे, वो 1900, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, आज की दुनिया पूरी मार्केट की दुनिया है, मार्केट है तो सब है। तो पैसे में हमने कैसे वृद्धि करी, तो
पैसे में आपको हम बताएं कि जब हम 1950 में आजाद हुए, हम एग्रीकल्चर से $10 बिलियन की हम उसमें वो करते थे, जो $10 मिलियन से बढ़ करके आज $532 मिलियन का हमारा बिजनेस एग्रीकल्चर का हो गया। लगभग 53-55 गुना हमारा एग्रीकल्चर में पैसा आना शुरू हुआ है एग्रीकल्चर से। लेकिन पिछले 75 सालों में ये सारी चीजें बढ़ी सिवाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग। 1950 में हमारा 100% एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में था, जो लगभग 131 मिलियन हेक्टेयर था। लगभग सारा एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में था। और 2021 तक आते आते हमारे पास आज की डेट में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुल एरिया 2.78 मिलियन हेक्टेयर रह गया, जो कि 2% पे आ गया। 100% 98% का रिडक्शन हुआ है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया में, और लगभग 50 टाइम्स डिक्रीज हुआ है। हमें एक वक्तव्य याद आता है हमारे राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का। उन्होंने कभी कहीं वक्तव्य दिया था कि 1950 में जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, गोबर की खाद अपने खेत में डालते थे, तो लोग कहते अरे गोबर की खाद से कहीं फसल उगती है, यूरिया डालो, डीएपी डालो, पोटास डालो। तब हमने डाला। अब आज क्या कह रहे हैं 2021 में, नहीं इससे तो बड़े नुकसान है केमिकल फार्मिंग से। अब फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम नेचुरल फार्मिंग पे बात कर रहे हैं, आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात कर रहे हैं। आज हम और तरीकों पे बात कर रहे हैं जिससे हम केमिकल का कम से कम उपयोग कर सकें। तो जो 2% आज की डेट में है वो बढ़ता जाएगा। फ्यूचर हमारा ये है अब कि हम बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से जो औसत आयु थी आदमियों की, या जो व्यक्ति थे इंडिया में 1950 में, उनकी 42 साल औसत आयु थी, जो बढ़ करके आज के डेट में 68 ईयर्स हो गई है। और इन 68 में 1.16 बहुत ज्यादा नहीं है, एक 1.5 गुना बढ़ी है हमारी आय एक्सपेक्टेंसी। एक आदमी की आय 1.5 गुना बढ़ी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही जो एग्रीकल्चर में हमें जानना चाहिए कि बेसिकली एग्रीकल्चर इनपुट बेस्ड एक्टिविटीज। 1950 में जो हम एग्रीकल्चर में इनपुट यूज करते थे क्रॉप ग्रो करने के लिए, मोस्टली वो मैनुअल होते थे, या एनिमल बेस्ड ड्रोन होते थे, या नेचुरल होते थे। या तो हाथ से करते थे तैयारी खेत की, या तो फिर एनिमल से करते थे, या फिर उसमें जो हम खाद बीज जो भी यूज करते थे वो नेचुरल यूज करते थे। लेकिन 2021 में क्या चेंजेस है, कृषि में अब मैनुअल के साथ साथ, एनिमल के साथ साथ, नेचुरल के साथ साथ मैकेनिकल भी हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, तो मैकेनिकल भी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल भी आ गए हैं। पानी के लिए आजकल देखिए इलेक्ट्रिक, केमिकल हमारा का इन्फिल्ट्रेशन हुआ, हाइब्रिड सीड बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ, मतलब आपको जो है 6 गुना खाद्यान्न बढ़ाने में। इसी तरीके से टिश्यू कल्चर मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहा है, गन्ना या आपका पपीता, इसमें टिश्यू कल्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है, जीएम फूड्स वगैरह आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, या बीआरटी हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, ये सब बड़ी तेजी से एग्रीकल्चर में अडॉप्ट हो रही है। मशीन लर्निंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इन सब चीजें आ रही है। मतलब एग्रीकल्चर में भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर 1950 के तुलना में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और हमारी चैलेंजेस भी उतनी ज्यादा हैं। इसलिए हम एग्रीकल्चर में जरूरत है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और टूल्स की आने की। और इस तरीके से एग्रीकल्चर ने सिर्फ हमारे जनसंख्या को, जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बनने जा रही है, उनका पेट भरने में अहम योगदान दिया, और सबको आज शांति बनाए रखा। तो हमें आज यहीं पे विदा करिए। आज हम अपनी यही शब्दों को विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए शीर्षक के साथ, एक नए दिन। आपसे फिर मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें,
जिससे और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और हम बहुत जल्दी बहुत अन्य विषयों पर भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हमने कार्बन पे आपसे प्रॉमिस किया है। और हम आप 12वीं के बाद बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं उनको एग्रीकल्चर में क्यों आना चाहिए, इस पे हम फिर चर्चा करेंगे। क्या क्या उपलब्धता है, कैसे कैसे उपलब्धता है, इस पे भी हम चर्चा करने की सोच रहे हैं, लगे हुए हैं कंटेंट इकट्ठा करने में। और बहुत जल्दी ही हम आपके समक्ष इन सब कंटेंट को लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।